शेयरिंग के लिए। हाँ जी। वो पेजेस आ रहे हैं। वो स्टूडेंट्स नंबर जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स इंस्टीट्यूट। To start with, Toppers has been serving the students of all competitive exams since 1999. हम इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग CSS PMS एक रेगुलर जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर सर सलीम साहब, ठीक है। टॉपर CSS इंस्टीट्यूट के वो चेयरपर्सन है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस टाइम आज का जो सेमिनार है, द नेचर ऑफ दैट सेमिनार इज दैट इट इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड टू CSS जो हमारे नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहे हैं और आपका जो CSS 2024 है उससे रिलेटेड है, और इसके साथ साथ PMS मिनिस्टीरियल कोटा की जो हमारे पास सीट्स आई हैं ये उससे रिलेटेड है। थोड़ी सी बातें इसमें मैं थोड़ी आपको क्लियर करूंगी, वो ये है कि इस इंस्टीट्यूट इट इज़ अ वेल नोन इंस्टीट्यूट। ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे जो है वो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, हमारे पास जो है हमारी जो फैकल्टी है यहाँ पर दे आर आवर ऑल द CSPs हमारे पास यहाँ पर हैं, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के लेक्चरर्स हैं जो हमारे पास यहाँ पर आते हैं। अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि CSS और PMS से रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ऑप्शनल एज वेल एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आमतौर पे आप सब स्टूडेंट्स को पता है। इसमें अगर ये देखें थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश के हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस देती चलूँ, क्योंकि बेसिकली आई ऑल्सो डील विद इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि हम कंपेटिटिव एग्जाम्स में लेकर चलते हैं। इंग्लिश के बारे में बेटा मैं आपको ये बता दूं कि इट इज़ नॉट जस्ट अ वे ऑफ इंस्ट्रक्शन या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन कंपेटिटिव एग्जाम्स, बल्कि ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास बन गया हुआ है।
हम सब जानते हैं कि इट इज़ एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज और एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम जो है वो हमें एक आप कह सकते हैं कि बीइंग पाकिस्तानीज और बीइंग स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक बहुत बड़ा ना फोबिया होता है कि इंग्लिश हमें आनी चाहिए और इंग्लिश इज यू नो द मेरिट ऑफ ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड दिस एंड दैट। हमारे टॉपर्स में और तस्लीम साहब जो हमारे मेंटोर हैं और यहाँ के प्रिंसिपल हैं टॉपर CSS इंस्टीट्यूट के, ही हिमसेल्फ इज इंग्लिश एसे मेंटोर। और यहाँ पर जो है इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसको हम इस तरह से लेकर चलते हैं कि सबसे पहले जो इंग्लिश की बेसिक्स हैं वो बताई जाती हैं, ठीक है। हमारे पास जो सेशन होते हैं दे आर मोस्टली 6 मंथ सेशन जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको 1 ईयर सेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो हम जो है वो अपने पूरे सेशन को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि वी स्टार्ट विद कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, उसमें जो है वो इंग्लिश, करंट अफेयर, पाक अफेयर को फोकस में रखा जाता है। और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो बेसिक से स्टार्ट किया जाता है सारा काम, और बेसिक्स के बाद जो है हमारी जो पेपर की रिक्वायरमेंट है हम उसकी तरफ आते हैं। अब पेपर की रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हमें पता है वेदर इट इज अ CSS एग्जाम, PMS एग्जाम या कोई भी और कंपेटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर जो इंग्लिश का एक पेपर है उसके बारे में हम सबका एक व्यू पॉइंट है कि वो अनसीन आता है, ठीक है। अब अनसीन चीज हमें जो है उसमें ऐसे भी हमें कहीं से भी आ सकता है, हमें जो प्रेसी है, कंप्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स हैं और ये सारी चीजें हमें कहीं से भी आ सकती हैं। अब हमने इस चीज में करना क्या है कि हमने वो बेसिक जो स्किल है ना उसको अडॉप्ट करना है। वो जो स्किल है उन चीजों को, उन अनसीन चीजों को डील करने का, उन अनसीन चीजों को सॉल्व करने का वो हमने करना है, ठीक है। तो वो जो स्किल है उसकी बेस पे हम यहाँ पर जो अपना सेशन करवाते हैं उसमें इंग्लिश का सबसे पहले बेसिक सिखाई जाती है और उसके बाद हम प्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन और बाकी जो पेपर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। हमारे पास जो हमारे सेशन की सबसे एक बड़ी बात है और मैं समझती हूँ कि एक ऐसी चीज़ भी है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी प्रायोरिटी रखते हैं। हम जो है उनकी एक रेगुलर एवेल्युएशन और एनालिसिस जो है वो साथ साथ जारी रखते हैं। डेली बेसिस पे जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं साथ साथ ही उन सबके टेस्ट होते हैं एंड एट द एंड ऑफ एवरी सेशन वी ऑफर अ वेरी यू कैन सी एक्सटेंसिव टेस्ट सेशन। तो अब जब आप हमारे पास आए हैं और 6 माह के लिए आप आए हैं, यहाँ पे एनरोल हुए हैं, तो व्हेन यू आर लिविंग अस, तो आप हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारे पहले रहे और आप लोग और हमारे फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं वो टोटली प्रिपेयर्ड होते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स में बैठने के लिए और उन चीज़ों को देखने के लिए, ठीक हो गया। अब आज का जो हमारा सेमिनार, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो है वो PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की जो सीट्स हैं उनके बारे में आपको गाइड किया जाएगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है वो बताया जाएगा। और CSS में इंग्लिश की बात तो मैंने आपको बता दी और एसए का मैंने आपको बता दिया कि दैट इज समथिंग। एसए के बारे में मैं भी थोड़ा सा बताती चलूँ, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। इंग्लिश प्रेसी के पेपर के अलावा जो इंग्लिश एसए है दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम जानते हैं आप लोग, और आप लोगों में से अगर किसी एस्पायरेंट ने पहले अपीयर हो चुके हैं या उनका 1 या 2 अटेम्प्ट्स वो ले चुके हैं तो उनको ये अच्छी तरह से आइडिया होगा कि ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो बाकी सारे हैं वो तो हम किसी हद तक कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जो है दैट हैज ऑलवेज बीन अ टारगेट, ठीक है ना। ऐसे में हमारा जो है वो क्राइटेरिया होता है कि हमारे बस 40 नंबर्स आ जाएं, 41 नंबर्स आ जाए, मतलब वी हैव टू क्रॉस दैट 40 लिमिट ना, ठीक है। तो वो 40 की लिमिट क्रॉस करना ही बिग डील है। अब वहां पर क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि आजकल हमारे पास जो एसेस हमसे पूछे जा रहे हैं वहां पर जो एसेस जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स में हैं वो वाला एक जो टाइम था हमारा वो एक चला गया कि हमने रूल ऑफ लॉ पे लिखना है, हमने डेमोक्रेसी पे लिखना है। आजकल हमने देखा है कि हमारे पास जो एसेस हैं वो एनालिसिस बेस्ड आ रहे हैं। अब एनालिसिस बेस्ड एसेस क्या है कि हमारे पास एक लंबी सी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का जो क्रक्स है वो होगा एक ही चीज, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि टेररिज्म इज द डेप्रीवेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अभी भी मैंने छोटा स्टेटमेंट बनाया, इससे भी कोई लेंथी स्टेटमेंट वहां पे आ सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें जो हमारा टारगेट होंगी, ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म। इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है हमने वो बताना है, ठीक है। बट मोस्टली द स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज कि इस पूरी चीज को हम किस तरह से एनालाइज करें ना, हम किस तरह से जो है वो इन दोनों चीजों को रिलेट करें, ह्यूमन राइट्स को टेररिज्म के साथ। तो बेटा ये स्किल होगा हमारा जो वहां पर काम आएगा, क्योंकि ऐसे के अंदर हमने 1 या 2 एस्पेक्ट को नहीं बताना, हमने एक बड़े ब्रॉडर लेवल पे हर एस्पेक्ट को जो है वो लेकर चलना होता है। बहरहाल आपको थोड़ी बहुत ये चीज बताने का मकसद ये है कि हमारे जो सेशन यहाँ पर होते हैं उस पर सबसे ज्यादा
और सबसे ज्यादा टाइम दिया भी इंग्लिश और इंग्लिश ऐसे को फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टरवर्ड्स करंट अफेयर, पाक अफेयर, और अगर आप ओवरऑल बात करें तो हर एक सब्जेक्ट को जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो दिया भी जाता है, और फिर उसके बाद रेगुलर एनालिसिस भी होता है। तो आप जब यहाँ पर आए, हमें ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो एक फुल फ्लेज तैयारी के साथ साथ आपकी जो है ना एक ग्रूमिंग भी होगी। ठीक हो गया? तो अगेन आई वेलकम अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो न्यू स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल। और इसके बारे में फर्दर जो है गाइड करेंगे हमारे पास हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल सर मोहसिन साहब। प्लीज सर, कंटिन्यू। Thank you so much, ma'am. First of all, it's my great pleasure. I have also been a student of Topper in 2017, and once again here in seminar. First of all, I want to introduce myself. Myself, Mohsin Raj. Presently, I am serving as a National Senior Officer in Ministry of Finance. Before that, I have served as officer in Ministry of Defence and Intelligence Officer in Punjab Police Special Branch, and as a educator in Punjab Government. ग्रेजुएशन के बाद ये 10 साल जर्नी है. एज वेल एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आई हैव डन एमफिल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एंड मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा. तो जो CSS और PMS का मेरी जर्नी है, आई अपेयर्ड इन CSS 2019, 2021 एंड आई क्वालिफाइड CSS 2022. अगर इसके साथ PMS को देखा जाए तो फर्स्ट टाइम आई अपेयर्ड इन PMS कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2017, देन क्वालिफाइड PMS 2020 एंड अगेन आई अपेयर्ड इन PMS 2021. तो आज का जो स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगा PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की जॉब आई है, क्योंकि मेरा ये काफ़ी ऐसा डिफरेंट सर्विस मेरा है. तो अभी 18 सीट्स आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड टू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन. तो इस पे मैं गाइड लेना चाहूँगा कि ये PMS मिनिस्ट्रियल कोटा है क्या, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की एक क्वेरीज होती है कि ये है क्या, व्हाट इज मिनिस्ट्रियल कोटा, देन इसका सिलेबस क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, और इसका लिए पासिंग क्राइटेरिया जो रखा हुआ है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने वो क्या है, और देन आपके जो क्वेश्चन होंगे उसको भी इंशाल्लाह हम लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल PMS मिनिस्ट्रियल कोटा है क्या, व्हाट इज PMS मिनिस्ट्रियल कोटा. इसमें जाने से पहले मैं समझना होगा कि PMS का 3 डिफरेंट टाइप्स का कोटा होता है. पंजाब सर्विस कमीशन का आपको पता है कि भी हर साल ये एग्जाम ले रहे हैं PMS के. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 50% जो सीट्स होती हैं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम PMS के जरिए होती हैं, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर साल होने जा रहा है. इसके अलावा इसका जो सेकंड है वो है 45% सीट्स होती हैं थ्रू प्रमोशन, जिसमें आपके तहसीलदार आते हैं जिन्होंने जो ग्रेजुएट्स हैं और 5 ईयर्स सर्व कर चुके हैं अंडर प्रोफेशनल गवर्नमेंट, और देन आपके सुपरिटेंडेंट आते हैं और प्राइवेट सेक्रेटरीज आते हैं, इनका भी आपस में कोटा डिवाइड होता है. और थर्ड जो है वो है PMS मिनिस्ट्रियल कोटा, जो कि 5% ऑफ टोटल सीट्स है. इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉइज हैं वो फॉल करते हैं, और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है. तो क्वालिफिकेशन अगर देखें तो वो है मास्टर डिग्री. आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन अगर आपकी बैचलर डिग्री भी है दैट विल बी 4 ईयर प्रोग्राम BSN ऑन सच काइंड ऑफ थिंग. एंड जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में LLB किया हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, मास्टर डिग्री वाले साथ बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम वाले. देन आप बात करें तो वो LLB वाले एलिजिबल है. और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट कुड बी एक्सपीरियंस. तो एक्सपीरियंस के हवाले से 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है. एक तो जो मिनिस्ट्रियल कोटा के मुलाजमीन है, मोस्टली क्लरिकल होते हैं और ये मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं. तो इसमें ग्रेड 11 से 16 तक आपका 5 ईयर सर्विस रेगुलर चाहिए होती है. 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस जो है अगर है तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट PMS मिनिस्ट्रियल कोटा. जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपके ग्रेड 5 से 10 के पीपल आते हैं, उन्हें वर्क एक्सपीरियंस 8 ईयर चाहिए होता है. तो इन दोनों कैटेगरीज के जो पीपल हैं दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम हैविंग मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट. और इसमें 2 चीजें एक बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कि इसके भी नंबर ऑफ चांसेस जो हैं वो 3 टाइम्स ही होती हैं. आफ्टर 3 टाइम्स यू आर नॉट एबल टू गो फॉर द 4th. और इसमें जो दूसरी बात है नो एज लिमिट. अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है. तो आप रिटायरमेंट से 6 माह पहले भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर आपकी एज 50 ईयर भी है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. और अगर हम इसकी बात करें सिलेबस की, इसका सिलेबस क्या है,
तो वेरी शॉर्ट 150 मार्क्स का सिलेबस है, जो वो इस तरह डिवाइड करता है कि पहला जो पेपर लेता है वो इंग्लिश ऐसे पेपर होता है, दैट इज ऑफ 25 मार्क्स, जिसमें आपने एक घंटे में 600 से 700 तक वर्ड को लिखना होता है। सेकंड इसका जो पेपर है वो उर्दू ऐसे का पेपर है, ये भी शॉर्ट ऐसे है, जो कि आपका 25 मार्क्स का, और ये भी आपके पास टाइम जो अलाउड होता है वो 1 आवर होता है, और इसमें वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट आप 500 वर्ड इस पे लिखें। और जो थर्ड इसका पेपर है वो है जनरल एबिलिटी पेपर, जो कि हम पीपीएससी के 1 पेपर एग्जाम दे रहे होते हैं 100 मार्क्स की, तो वो 100 मार्क्स का है। इसमें जिस तरह आपने देखा कि 25 नंबर का इसका इंग्लिश ऐसे का पेपर है, 25 नंबर का उर्दू ऐसे है, और 100 मार्क्स का ये जो है आपका जीके 1 पेपर है। तो इस तरह आपके टोटल 150 मार्क्स हो जाते हैं, और आप सिर्फ 3 पेपर 150 नंबर के पास करके असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। और जब आप पेपर पास कर लेते हैं तो इसका 200 नंबर का इंट्रो है, यू हैव टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल सिलेक्शन। अगर इसमें हम पासिंग क्राइटेरिया देखें कि इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपके जो टोटल नंबर आ रहे हैं 150, इसमें वो पासिंग क्राइटेरिया देखता है कि अगर आपके ईच सब्जेक्ट में 40 मार्क्स होने चाहिए, 40% मार्क्स। जिस तरह अगर आपके इंग्लिश ऐसे में है 20 मार्क्स, आपके अगर 10 नंबर होंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरह उर्दू ऐसे में भी आप देखें तो 40% मार्क्स आपको चाहिए होंगे, और अगर आप एग्रीगेट देखें तो नॉट बी लेस देन 50%। तो ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है कि आपको एटलीस्ट 75 मार्क्स चाहिए होंगे आउट ऑफ 150 टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। और नेक्स्ट इसका पोर्शन है कि इसको तैयार कैसे करना है। ये अक्सर वो मेरे बैचमेट्स भी हैं, स्पेशल ब्रांच वाले, स्कूल एजुकेशन वाले भी पूछ रहे थे कि इसको तैयार कैसे किया जाए। तो इसको तैयार करने का तरीका सिंपली यही है, एक तो हम टॉपर पे 2 मंथ का एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें वेरी कम्प्रीहेंसिवली और स्केड्यूल के मुताबिक हम तैयारी करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपको हेल्पिंग मटीरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डेली बेस पे आपकी सुपरविजन, जिस तरह मैं बता रही थी कि डेली बेस पे आपका वो वर्कआउट चेक किया जाता है, एवेल्यूशन की जाती है, देन वीकली हमारे टेस्ट होते हैं, और मंथली आपके ग्रैंड मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको क्योंकि अक्सर मैं भी सर्व करता रहा, मोर देन 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सर्विस, तो इसमें क्योंकि हमारा स्टडी गैप काफी आ चुका होता है, तो हमें बेसिक से लेके चलना होता है। तो इसमें बिल्कुल स्टार्ट से इंग्लिश ग्रामर से प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन से लेकर फुल फ्लैग ऐसे राइटिंग तक आपको लेके चलेंगे। इसी तरह उर्दू का जो है उर्दू इज नॉट इजी टास्क, अक्सर समझता है कि वो बोर्ड वाली उर्दू है, जो हम ये पीएमएस वाली उर्दू थोड़ी सी आपको टफ टाइम देगी। तो इसके लिए भी माशाल्लाह क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इसको लेके चलेंगे। और जो 1 पेपर एमसीक्यू का इसका 100 मार्क्स का है, उसके लिए क्वालिफाइड मेंटर माई सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव pleasure to announce that I have qualified 35 plus 1 paper exam in my last 9 to 10 year journey। तो 1 पेपर के लिए इधर अवेलेबल है सर विजाज सर, पीएमएस 2020 क्वालिफाइड फेडरल गवर्नमेंट सर्व कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो उस हवाले से हमारा जो 2 मंथ का प्रोग्राम है, इसमें फुल फ्लैज आपकी प्रिपरेशन प्लान लेकर चलेंगे। तो डेट्स ऑल अबाउट पीएमएस मिशन कोटा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, आप उसका इंशाल्लाह हम रिप्लाई कर देंगे। जो हमारे फिजिकल स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। कोई क्वेश्चन आपका है तो इनका जो सिलेबस होता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का और पंजाब पब्लिक सर्विस सेम होता है या इसमें कोई डिफरेंस होती है? ऑलमोस्ट इसका सेम होता है। इसमें जो आपका 1 पेपर के वाले से पूछ रहे हैं, जी जी, उसमें आपके इंग्लिश दोनों में है, इस्लामिक स्टडी है, पाकिस्तान फेयर है, ठीक है, एवरेज साइंस दोनों में होता है, करंट फेयर के क्वेश्चन पूछता है, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीजें जो मेनली है ऑलमोस्ट सारे पेपर में सेम ही होती है। जो 2 साल की डिग्री होती है एडीएस आजकल हो रही है, तो वो उसके अगर हमने वो कर लिए कोई डिग्री हो सकती है या 4 साल की डिग्री जरूरी है? यू हैव 40 year of education for this at least. आफ्टर इंटरमीडिएट अगर आपकी 2 साल वो है कंप्लीट, तो 14 year of education criteria is eligible for 1 paper MCQ for Senior Public Service Commission and पंजाब एंड। सर हमारे पास ऑनलाइन क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। हमसे पूछा गया है कि
Please confirm that autonomous bodies and authorities of Punjab government are eligible for PMS ministerial quota or not. अच्छा, इसमें मिनिस्ट्रियल कोटा के बारे में जो हमारा क्राइटेरिया है कौन एलिजिबल है कौन नहीं। इसमें एक तो जो रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉइज हैं वो इसमें एलिजिबल है। एडहॉक पे जो आए हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, वो एलिजिबल नहीं है, और जो ऑटोनमस बॉडीज हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जी ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफपीएससी और सीएसएस एमपीटी क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर एमपीटी आप लोग स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं? उसके बाद जारी बात है वो आपकी अगेन एप्लीकेशन फॉर्म लेगा जी। कि आप सबमिट कराएंगे, सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे और अप्लाई कर देंगे, और आप अपनी तैयारी के साथ स्टार्ट कर देंगे। फिर देन आपको फाइनल वो जो डेट शीट होती है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की होती है, दैट विल बी इश्यूड, यू हैव टू गो फॉर फाइनल एग्जाम। सर कॉन्ट्रैक्ट के साथ 5 ईयर हो या विदाउट कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर? इसमें जो केसेस आए हैं, जिस तरह हमारा स्पेशल ब्रांच में जो अक्सर स्टूडेंट ने पूछा था कि 2015 में हमारी जो सिलेक्शन हुई थी, तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है ना, पहले आप कॉन्ट्रैक्ट में थे, अभी आप रेगुलर हो गए, जिस तरह के हमारे साथ जो लड़के थे वो भी रेगुलर हैं, तो दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। और ये खुशखबरी हम फर्स्ट बैच वालों के लिए, इवन के सेकंड बैच वालों के लिए, दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है इधर यहाँ पे। अगर आप पहले कॉन्ट्रैक्ट में थे और अब आप रेगुलर, शर्त यह है कि अब आप रेगुलर हैं और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काउंट हो रहा है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। और इस पे आप, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम जब सर्विस में आए थे दोस्तों कितनी गाइडेंस मिली थी पीएमएस की, तो लोगों का क्वेश्चन होता था कि अब हमें कोई क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम बड़े अफसर बन सकेंगे। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि जो पूछते थे कि क्या हमें कोई इस तरह हमारा जैक लगेगा कि हम भी सिविल सर्वेंट बन सकेंगे, तो ये उन स्टूडेंट के लिए जो मेरे बैचमेट्स हैं, सारे पीपल हैं, कि आप बिल्कुल अफसर बन सकते हैं। आप सिर्फ 3 पेपर पास करके असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, और ये आपके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, और यू मस्ट हैव टू अवेल ऑफ दिस। ठीक है। आपने जो है वो फी स्ट्रक्चर का पूछा, वो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ जो है वो शेयर हो जाएगा नंबर। तो बेटा आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो आपने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कॉल करनी है, ठीक है, और वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और एक फ्लेक्सिबल ही स्ट्रक्चर होगा इसका। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच इज वोकैबुलरी इम्पॉर्टेंट फॉर सीएसएस एग्जाम्स ना, तो इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी जो वोकैबुलरी है, मोस्टली एक आइडिया होता है बच्चों का कि हम जो है ना बड़ी लिटरेरी टर्म्स याद करें और बड़ी हाई फाई वोकैबुलरी होगी तो हम ये करेंगे, कर सकेंगे काम। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि हमने जो अपना एक्सप्रेशन है ना अपने पेपर के अंदर, चाहे वो सीएसएस हो, पीएमएस हो, जुडिशरी, कोई भी एग्जाम हो हमारा, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमारी वोकैबुलरी जरूरी नहीं कि हम वहाँ पर बहुत फिलोसफिकल या बड़े ही ज्यादा कोई लिटरेरी टर्म्स यूज करें। हमारी जो बस हम जो वर्ड बोल रहे हैं ना, वो ना ही बिल्कुल बेसिक हो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, और ना ही बहुत मुश्किल हो कि हम जो है वो सिर्फ इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि वो सिनोनिम्स बस हम याद कर लें, लेकिन हम जो अपना आइडिया कन्वे करना चाह रहे हैं वो कन्वे कर ही ना सके, ठीक है। तो वहां पर जो हमारी ये वोकैबुलरी वगैरह और ये सारा कुछ है, इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपका एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, क्योंकि आप अपने एग्जाम्स में चैप्टर को जितना ईज करेंगे उतना ही वो अच्छे तरीके से आपकी मार्किंग जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। एक मुझे क्वेश्चन आया कि ऑनलाइन क्लासेस, यस बिल्कुल हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। हमारी जो है फिजिकल के साथ ऑनलाइन क्लासेस इसी तरह ही चलती हैं, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो एक फ्लो ऑफ क्लास होता है वो अनइंटरप्टेड होता है और बहुत स्मूथ होता है कि यू विल फील एज इफ यू आर सिटिंग हियर फिजिकली ना। और इसके अलावा बेटा हम जो है वो एक और फैसिलिटी अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कि आपका अगर कोई लेक्चर वगैरह मिस हो जाए, ठीक है, जो आप किसी भी वजह से ना ले सको, तो उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाता है। हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको लेक्चर से पहले हैंडआउट्स प्रोवाइड करते हैं कि हमने इस लेक्चर में ये पढ़ाना है, ठीक है, बुलेट्स की फॉर्म में होता है, और लेक्चर के बाद जो है उससे रेलिवेंट मटेरियल जितना होता है वो सारा प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो टोटली जो है वो आप अगर मतलब हमें ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन भी, तो टोटली वो आपका हिसाब इसी तरह ही होगा जैसे यू आर फिजिकली हियर, और आपको कोई इस तरह की इंटरप्शन नहीं होगी, ना टेक्निकली और ना ही किसी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये आप प्लीज इनको बताइएगा कि व्हाट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन, आप क्या स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे? मेरा जो ये आफ्टर ग्रेजुएशन इन 2013 जो एक्सपीरियंस रहा है, ये 10 साल का जर्नी है, 2-4 वर्ष की बात नहीं। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि मैंने जो फाइंड आउट किया है सेल्फ में, उसके बाद 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अगर इन 3 चीजों को एक कंसिस्टेंसी रेगुलर वे से लेकर चलें तो आपकी कामयाबी मुमकिन हो सकती है। अभी मैं 5th टाइम गवर्नमेंट सेक्टर में आया हूँ, तो मैंने काफी चीजें लाइफ की हैं
कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वालिटी स्टडी मटेरियल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो फेल होते हैं उनके पास ये व्हाट्सएप का, फेसबुक का रफ सा स्टडी मटेरियल होता है और वो उस पर सारे कपाल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस करें कि आपके पास क्वालिटी स्टडी मटेरियल होना चाहिए। देन आपकी जो राइट डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आपकी स्पीड से आपकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप अपनी डायरेक्शन फाइंड करें और ट्रू डायरेक्शन में अपने आप को लेके चलें। और थर्ड जो चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है। जब ये चीजें तीनों आ जाए तो फिर आपका, जब स्टडी टेबल पे आप बैठ जाते हैं तो फिर बेस्ट स्टडी टेबल है आपकी कंसिस्टेंसी, आपका स्केड्यूल टाइम टेबल, आपका स्टडी एनवायरनमेंट, दैट मैटर अ लॉट। आपका स्टडी एनवायरनमेंट अच्छा हो, देन आपकी कंसिस्टेंसी हो, आपके पास क्वालिटी बुक्स हो, तो ये बेस्ट सोर्स। बाकी जो मेंटोर की गाइडशिप है दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, क्योंकि वो जो डायरेक्शन पहले बताया ना, स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी डायरेक्शन सेट करता है वो आपका मेंटोर सेट कर देता है। बिल्कुल, आपकी जो एक बात डायरेक्शन वाली है, मैं बिल्कुल उसको एंडोर्स करूंगी कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की एक साइकी होती है कि हम फलानी जगह से भी मटेरियल इकट्ठा कर लें, हम उस किताब को ले लें। मतलब एक सब्जेक्ट की 10-10 बुक्स ली होती हैं हमने, और फलाने टीचर के सब्जेक्ट ले लो, नोट्स इसके ले लो, उसके ले लो, किसी के पास है वो हमें दे दो। और एट द एंड ऑफ द डे हम जो सारा मटेरियल है उसको सामने रख के बैठे होते हैं, बिकॉज वी हैव नो डायरेक्शन, हमें स्मार्ट वर्क का नहीं पता, तो इसलिए उस मटेरियल का फायदा नहीं होता। आपके लिए एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है कि आपके पास एक गाइड होना चाहिए जो आपको डायरेक्शन बताए, जिससे आप चीजें समझो कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये रिक्वायरमेंट है हमारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। और फिर उसको उनकी गाइडेंस के मुताबिक 1 से 2 सोर्सेज से कर लो। मोस्टली टीचर्स, जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया कि यहाँ पर टॉपर्स में हम जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, एक वो मटेरियल हो और साथ में स्टूडेंट्स की अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक कोई बुक जो है वो रिकमेंड कर देते हैं हर सब्जेक्ट की, ठीक है। वो एक चीज होती है जो आपको एक डायरेक्शन में रखती है और एक जो स्मार्ट वर्किंग है ना उसका स्किल देती है। इवन केस में मैं तो अपने स्टूडेंट्स को वेरी क्लियर बताता हूँ कि मुकाबला जाती इम्तिहान में 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि आप एक किताब को 10 दफा अच्छी तरह पढ़ लो, तो दैट विल बी मच अप्रिशिएटेबल एंड विल वर्क फॉर यू कि एक किताब को आपने अच्छी तरह पढ़ा है, फिर उसको तैयार किया है और देन आपने उसको फाइनल इम्तिहान के लिए अटेम्प्ट कर लिया। दैट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपके बीच में बड़े अच्छे नाइस कमेंट्स भी आ रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट जी। हमें वो स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं जी। आई वेलकम यू टू दिस सेमिनार। बेटा अभी हमने जो बात की है वो हम स्टूडेंट्स को गाइड ही कर रहे हैं, ठीक है। वो PMS मिनिस्टीरियल कोटा सर ने सारी गाइडेंस दी है। CSS का जो हमारा सेशन स्टार्ट है, CSS 2024 के लिए जो प्रेपरेटरी सेशन है सारी उनकी गाइडेंस दी है, ठीक है। आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो यू कैन आस्क, बिकॉज क्वेश्चन आंसर सेशन इज गोइंग ऑन, ठीक है जी। सर एक और क्वेश्चन है कि सर PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की एडवर्टीजमेंट कब तक एक्सपेक्टेड है? ये अपकमिंग में आ चुकी है और होप्स हो के इन अपकमिंग जो एडवर्टाइजमेंट है दैट विल बी ऑफ PMS मिनिस्ट्रियल कोटा, क्योंकि ये इस तरह करते हैं कि हर साल सीट्स नहीं देते, 2-3 साल की सीट्स होती हैं वो इकट्ठी करके दे देते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम जो था 1 सीट थी, तो इसके लिए भी काफी लोगों ने कम्प्लीट किया। अभी ये खुशकिस्मती है कि 18 सीट्स आर गोइंग टू बी लॉस्ट इन अपकमिंग एडवर्टाइजमेंट। होप्स हो के नेक्स्ट संडे जो है, अपकमिंग संडे, तब तक ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जब ये एडवर्टीजमेंट आती है फिर उसके बाद कम ही टाइम होता है, मतलब ऑलमोस्ट यू हैव टू अप्लाई। कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन कोई आ जाए, जिस सिचुएशन आ जाए तो फिर आप बताएं सर प्लीज। PMS मिनिस्ट्रियल कोटा बैचलर 4 ईयर्स BS ऑनर वाले 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। LLB है उसमें, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और बैचलर 4 ईयर, 2 ईयर प्रोग्राम नहीं है बैचलर जी। एक क्वेश्चन हो रहा है कि ऐसे कौन पढ़ाएंगे? मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि हमारे पास ऐसे के जो हैं वो मेंटोर है सर सलीम साहब है, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल टॉपर्स CSS इंस्टीट्यूट, और वो जो है वो सिंस 1999 वो एसएस के जो है ना उसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें ये है कि आपको ऐसे का जो सीक्वेंस है सारा, और वो सारा सर के साथ आपकी डिस्कशन होती है, उस पर वो आपको बताते हैं ऐसे का जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, सारी गाइडेंस, क्योंकि ऐसे को अटेम्प्ट किस तरह करना है दैट इज द मेन थिंग, ठीक है, वो आपको करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जो भी इंग्लिश के वन, आई माई सेल्फ एज आई टोल्ड यू कि आई डील विद इंग्लिश, तो ऐसे का कुछ मटेरियल जो है वो मैं भी इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करवाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह होगा। बाकी एक और चीज़ आपको बता दूँ कि स्टूडेंट्स की ईद के लिए टॉपर्स अपने जो है वो ऐसे के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। और एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि हम मंथली टॉपर्स मैगजीन भी पब्लिश करते हैं।
अब उस मैगजीन में दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, और आर्टिकल्स जो कि आपके एनालिसिस बिल्डिंग में बहुत हेल्प आउट करते हैं, तो इसलिए वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है और उनको जो है वहाँ से आर्टिकल्स पढ़ने सिखाए जाते हैं, किस तरह हम उन आर्टिकल्स का जो नॉलेज है वो अपने एसेज में, अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, वो उनको बताया जाता है, ठीक है। तो लाइक इट्स ऑल अ कंबाइंड एफर्ट जिसको लेकर चला जाता है। तो ऐसे का आपने पूछा, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विच इज़ बेटर फॉर CSS, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल? इसका कोई आपका जो ये हमारा जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपका MBBS, LLB, PhD दैट्स हैव नो वेटेज। तो इसमें ही जस्ट डिमांड आपकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन में सेकेंडरी है, अगर आपकी वो है तो दैट्स, और आगे जाके आपकी ये मैटर भी नहीं करती किसी ने क्या किया, आपका जो रिटर्न स्कोर है दैट्स मैटर फॉर द योर नेक्स्ट सिलेक्शन। सर आपकी बात में मैं थोड़ा पॉइंट ऐड करूंगी कि बेटा हम जब CSS ये कम्पेटिटिव एग्जाम्स देते हैं ना, तो मोस्टली ये कहा जाता है कि शायद मेडिकल वाले बच्चे नहीं कर पाते, या जिनका लॉ का बैकग्राउंड है उनका थोड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है दिस एंड दैट। एक चीज़ है कि यहाँ ये कम्पेटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर जब जो भी आएगा, चाहे वो जितना मर्जी वो, हम कहते हैं ना बड़ा लाइक था और बड़ा ये था और बड़ा वो था, वो जो भी हो, यहाँ पर हर सब्जेक्ट आपने जीरो से स्टार्ट करना है। चाहे आपकी कोई मास्टर्स की डिग्री भी है किसी सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये कंपेटिटिव एग्जाम ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको द वे ऑफ डिलीवरिंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज वो डिफरेंट है। हम FSA तक पढ़ा, ग्रेजुएशन तक पढ़ा, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, वहां पर जो हमारा वे है प्रेजेंट करने का चीजों को वो और है। अब हम कम्पीट कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इस बात से, बल्कि स्टूडेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन में ना बहुत ज्यादा सिलेक्शन के क्वेश्चन आते हैं कि हम क्या रखें क्या नहीं। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आपने सबसे पहले तो ये फोबिया निकालना है कि जो चीज आपने पहले पढ़ी है बस वही आप कर सकोगे, नहीं, आपके लिए हर सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, और उसको आप नए सिरे से ही करोगे, आपका जो भी बैकग्राउंड है वो पीछे रह गया, ठीक है। यू आर एलिजिबल, आपने प्रिपरेशन करनी है। हाँ, मैं ये जरूर ऐड करती हूँ कि आपका कोई भी एग्जाम है, जिंदगी में कोई एग्जाम है, उसके लिए 6 मंथ्स आर अ वेरी आइडियल टाइम टू प्रिपेयर, और मिनिमम जो टाइम है ना वो 3 माह होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, अच्छा, या किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो हम क्यों ना फिर सिफर साइड पे रहें और एक चीज को जो है वो प्रॉपर टाइम दें, इतना सा थिंग्स आर इनफ, ठीक है। फिर चाहे जो भी हमारे सामने हो हम उसे कर सकते हैं, क्लियर हो गया। इवन कि मैम ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि मुकाबला जाती इम्तिहानात में CSS PMS में इंग्लिश ऐसे प्रेसी के बाद ज़्यादा जो लोग फेल हो रहे हैं इस्लामिक स्टडी में फेल हो रहे हैं। उसकी मेरी जो वजह देखने में वो यही है कि वो समझते हैं कि जिस तरह हमने बोर्ड और यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडी तैयार की थी ना, इसी तरह उसको प्रेजेंट करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस से रहते हैं। तो दैट्स वाई मतलब वो मेजर रेशियो है आफ्टर इंग्लिश के बाद इस्लामिक स्टडी फील्ड की, तो वो यही है कि वो उस तरह से अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं जैसा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी या बोर्ड के हाँ, वो बेसिक लेवल पे किया ना, तो लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे हाँ, डिफरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आई आल्सो गॉट 85 मार्क्स इन इस्लामिक स्टडी, तो थोड़ा सा टेक्निक और मेथड डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक हो गया। बड़ी अच्छा है आपने कमेंट किया एक स्टूडेंट ने कि लॉट्स ऑफ वैकेंसीज हैं, चांसेस ज़ाया नहीं करने चाहिए और हमें जो है वो तैयारी पे लगना चाहिए। तो ये सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन है जी आप सब लिसनर्स के लिए भी, जो फिजिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, कि वाकई ये बात है, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है हर एक जगह पे। बड़े एक फ्रेंडली मैं एक बात करूंगी कि हम कहीं पर भी चले जाएं, किसी पेपर को अप्लाई करें तो ऐसे लग रहा होता है जैसे सारी वहां पर आ गए, ऐसा ही है ना, एक एक सीट पे हम जो है हजारों लोगों को देखते हैं, ठीक है। तो बेटा अपने आप को इस इस पूरी एक स्ट्रीम लाइन में लेकर आओ, ठीक है। यू आर ऑलरेडी मच बेटर देन दोज हु आर जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग। आपने एक फैसला ले लिया, आप उस ट्रैक पे आ गए हो, ठीक है। यू आर हाफ वे देयर। जब आपने ड्रीम कर लिया, जब आपने प्लान कर लिया, यू आर हाफ वे देयर। अब जो रिमेनिंग आधा काम है वो बस एक दफा जोर लगा दें प्रिपरेशन की तरफ और उसको पूरा कर लें, ठीक हो गया। रिमेनिंग बस ये है कि एट द एंड ये होता है, हम कहते हैं किस्मत में नहीं था, लक थी, ये वो, लक भी ठीक है, लेकिन तब भी ये कहा जाता है कि तकदीर के साथ तदबीर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से जो है वो 100% देंगे, रिमेनिंग जिंदगी के साथ ही सब चलता है, ठीक है जी। जी बेटा, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग प्लीज पूछें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग भी पूछें, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई और किसी तरह की भी बात हो आप बताएं। सर, जिन बच्चों ने अभी हमें ज्वाइन किया उनके लिए आप मिनिस्ट्रियल कोटा की जगह एलिजिबिलिटी वगैरह दोबारा बता दें। जी बिल्कुल, मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि अभी 18 जो सीट्स आ रही हैं, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी, जिस तरह मैंने बताया कि क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है ना वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, मास्टर डिग्री आप किसी सब्जेक्ट में हो, अगर बैचलर है तो BS ऑनर 4 ईयर हो, और LLB जिन्होंने किया वो दे आर आल्सो एलिजिबल।
और एक्सपीरियंस जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें इसने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। आपके जो ग्रेड 11 से 16 तक के हैं ना सर्वेंट एम्प्लॉय, उनके लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और जो आपके 5 से 10 ग्रेड के हैं बेसिक पे स्केल में, उनके लिए 8 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दैट। और सिलेबस इसका वेरी शॉर्ट है, जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि हमारा ड्रीम होता है कि हम छोटी जगह पे आ चुके हैं, अब हमें थोड़ा जंप लगा के अपना ड्रीम जो है पूरा करना चाहिए। तो 150 मार्क्स का सिलेबस है इसका। इसमें 25 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे है, आपको 1 घंटा दिया जाता है लिखने के लिए, 600 से 700 तक वर्ड आपको लिखने होते हैं। सेकंड इसका उर्दू ऐसे का है, वो भी 25 मार्क्स का है और 1 आवर में, और इसमें आपसे डिमांड किया जाता है कि आप 500 तक वर्ड इसमें इंक्लूड करें। और थर्ड जो आपका पेपर है वो GK 1 पेपर का है, 100 मार्क्स का है, जिसमें आपका इंग्लिश आता है, MCQ, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एवरेज साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये मेजर उसके पोर्शन होते हैं जो MCQ वाले हैं। तो इस तरह ये 150 मार्क्स बनते हैं। और एक ही अटेम्प्ट में मतलब वो जो टेस्ट होगा एक दिन में जो ऐसे भी और उर्दू ऐसे भी और हाँ, MCQ। बिल्कुल। ये प्रीवियस डेट शीट अगर आप देखें इसकी जो आई हुई है, तो उसमें पहले आपका एक पेपर होता है, देन थोड़ी सी ब्रेक आपको देते हैं, देन आपके वो 1 दिन में पेपर खत्म कर देते हैं। एक दिन, ठीक है। सर पूछेंगे कि हाउ मेनी इंटरवल ऑफ ईयर मिनिस्ट्रियल कोटा सीट्स कम फॉर जॉबलेंस, कि कितने साल बाद सीट्स अनाउंस होती है? इसमें देखें कोटा जो है ना वो तो हर साल इकट्ठा हो रहा होता है, यानी कि अभी समझें कि आपकी पहले PMS में अगर 70 सीट्स आई हैं तो उसमें मिनिस्ट्रियल कोटा जो है वो तो सेव है, लेकिन ये बजाय इसके कि एक साल हर साल सीट्स हैं, ये वो सीट इकट्ठी करते हैं। तो 2-3 साल बाद जैसे 19 में आती हैं, 21-22 में आती है, तो इस तरह ये हर साल अगर ना भी है लेकिन ये कोटा आपका सेव होता है, तो आपका 2-3 साल बाद ऑलमोस्ट आ जाता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैडम एक स्टूडेंट ने सर आपसे ही पूछा, आप प्लीज ये बताइएगा आपका क्या व्यू है ऐसे की टिप्स चंद एक। ऐसे की टिप्स जो, क्योंकि ये जब हमने भी तैयारी स्टार्ट की थी तो इसने बड़ा टफ टाइम दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर में सर सलीम सर सुपरवियर में आई गॉट 52 मार्क्स इन इंग्लिश ऐसे इन माय प्रीवियस टाइम। तो इसकी टिप्स ये है कि आपकी इंग्लिश जो है उस पर वो कंप्रोमाइज नहीं करता, वो दूसरे पेज पे तब जाएगा जब आपका पहला जो पेज है उस पर जो मिस्टेक्स है वो काम होगी। इंग्लिश आपकी मैटर करती है, देन फिर आपने जो कंटेंट दिया हुआ, जो मटेरियल आपने उसमें ऐड किया वो ऑथेंटिक होना चाहिए, हवा में तीर नहीं मारनी, ठीक है कि ये ऐसा हो जाएगा ऐसा होगा, ऑथेंटिकेट और प्रैक्टिकल बात करें। और थर्ड जो है आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो आपने बात की है वो रेलिवेंट हो और एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। इस तरह समझे कि आप एक 10th क्लास के बच्चे को समझा रहे हैं कि ये चीजें हैं, आपने उसको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज वे में लेके चलो, तो सिंपलिसिटी हो। हम कुछ जो पहले ऐसे फेल हुए हैं इवन के 38-9 पे भी, तो वो यही कि हम उससे ना एफिशिएंसी दिखाना शुरू करते हैं कि मैं इंग्लिश का बड़ा एक्सपर्ट हूँ। तो सिंपल रखें स्ट्रक्चर को, सिंपल सेंटेंस लिखें, क्लियर सेंटेंस लिखें, अपने थॉट्स वाज़ेह रखें। और आपकी राइटिंग भी बड़ी मैटर करती है कि जब स्टूडेंट के पास वो प्रैक्टिस नहीं पहले उन्होंने की होती, तो वो एंड वाले पेज होते हैं वो पाँव से लिखे होते हैं, मतलब वो जैसा डॉक्टर नहीं होते उतना लिखे होते हैं। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ जो राइटिंग है दैट्स मैटर आल्सो व्हाइल अटेम्प्टिंग ऐसे। सर जिनकी राइटिंग अच्छी ना हो ज्यादा तो फिर वो क्या कर सकते हैं? अच्छी ना हो लेकिन क्लियर हो, और आपका जो लिखा हुआ है अगर आप पढ़ सकती हैं ना खुद तो वो एग्जामिनर भी पढ़ लेगा, लेकिन इतना ना हो कि बाद में आप 2 दिन बाद देखें तो आपसे खुद ही ना पढ़ा जाए, क्लियर हो थोड़ा अच्छी। सा, हाँ जी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा ना आपकी जो राइटिंग होती है वो सिर्फ कंट्रोल में होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपने बड़े गोल से लफ्ज लिखने हैं, सामने कंट्रोल रखो, ये ना लगे कि एक लफ्ज इधर जा रहा है उधर जा रहा है। मैं तो हम अपने सेशंस में मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो जो बच्चे राइटिंग बुक्स रखते हैं ना वो आप लोग रखो, उससे ये नहीं होगा कि आपकी राइटिंग प्यारी हो जाएगी, उससे ये होगा कि आपकी राइटिंग कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, जब आप उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे फिर आपकी राइटिंग के ऊपर कंट्रोल, यही हमने वहाँ बताना है। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंटेशन मैटर करेगी, ओवरऑल वो अच्छी है, ठीक है, हैंड राइटिंग इज अ पार्ट, ठीक है, इट्स नॉट एवरीथिंग, समझ आ जाए। हाँ समझ आ जानी चाहिए। इसमें अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा ये इशू था पहली टाइम्स में ना, तो प्रोफेसर सागर वेद साहब हैं, उन्होंने मुझे वो 4 लाइन वाली इंग्लिश की कॉपी हाँ। पे ना वो प्रैक्टिस करवाई, और वो छोटी सी चीजों के से बहुत बड़ा फर्क पड़ा। मतलब वो जो लिखने में किस तरह लिखना है, क्लियर लिखना है, उससे बहुत बड़ा फर्क है। मेरी राइटिंग में स्पेशली देखूं तो पहले की राइटिंग में देखूं और 4 लाइन वाली प्रैक्टिस वाली के बाद वाली देखूं तो बहुत डिफरेंस है। सर क्या हमें भी ये प्रैक्टिस
बिल्कुल आई सर हाँ, जरूर करें। मैंने किए ये प्रैक्टिस, तो आप लोगों को भी करनी चाहिए। सर एज लिमिट फॉर मिनिस्टीरियल कोटा फॉर ओवर एज ऑडियंस लाइक 38 इयर्स। मैं जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि नो एज लिमिट, आपकी अगर 50 साल भी एज है तो यू कैन अप्लाई फॉर मिनिस्ट्रियल कोटा, और आप रिटायरमेंट से 6 माह पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, फॉर लाइफ है, लेकिन इसमें यह है कि नंबर ऑफ जो चांसेस है वो 3 टाइम्स यू आर, जिस तरह PMS6 में होती है, तो इसमें भी आपकी 3 टाइम्स है और कोई एज लिमिट नहीं है। 50-60 जब तक है आप कर सकते हैं। सर सम मोटिवेशनल वर्ड्स फॉर ऑनलाइन एस्पायरेंट्स, ये आपका सलाह है कि सर से मोटिवेशन इसमें बड़ी रिक्वायर्ड होती है CSS में, क्योंकि कई ऐसे लम्हात होते हैं, क्योंकि एक लंबा सफर है और कठिन मरला है, आग का दरिया है, डूब के भी जाना है, तो इसमें मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है, नो डाउट। इसमें मोटिवेशन से ज्यादा आपको नेगेटिविटी से दूर रहना, उसको भगाना, ये इंपॉर्टेंट होता है। मेरी जो मोटिवेशन थी वो मेरा मकसद था कि मैंने कुछ करना है और बनना है। सबसे बड़ी मोटिवेशन तो आपका गोल होता है कि वाई यू आर गोइंग टू फॉर दैट। सेकंड मोटिवेशन आपका अल्लाह ताला पे बिलीव। अगर आपका अल्लाह ताला के साथ तल्लक गहरा है ना, स्पिरिचुअल जो कनेक्शन होता है, आप कभी भी नाउमीद और मायूस नहीं होती, क्योंकि नाउमीदी कुफर है। जब आप पढ़ते हैं कि ला तक ना तुम्हें रहमत अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, तो फिर शैतान आपको गुमराह नहीं कर सकता, आपको डिमोटिवेट, डिप्रेशन नहीं आ सकता। और सजदा जो है बहुत बड़ी मोटिवेशन है इसमें है। देन अपने आप पे बिलीव करें, आप अपने आप को जरा समझाएं कि मैं इधर हूं तो किसी वजह से हूं ना, मैं पिछले इतना एक लंबा कठिन मैं ही तय करके आया हूं ना, तो और अपने आप पे बिलीव, अल्लाह ताला की जात पे यकीन। फिर सबसे बड़ी मोटिवेशन आप अपनी फैमिली को देखें, मतलब वो आपके लिए बड़ी मोटिवेशन, आप उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है। देन आपका जो है मैं समझता हूँ कि अपने आप के साथ जो सिंसियर होना है, ये भी आपकी बड़ी मोटिवेशन। अगर आप अपने आप में मुखलस हैं तो डेट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। यकीन अपने आप पे रखें, मकसद वादे रखें, कमिटेड रहें, अपनी हैबिट्स पे वर्क करें, यकीन पे वर्क करें, तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन आपकी है। सर जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी है? जी बिल्कुल, इसमें जिस तरह PPSC का अगर आप देखते हैं वन पेपर, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, तो इसका भी जो 100 मार्क्स का पेपर है ना, 100 नंबर वाला, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। और सेम लाइक जिस तरह वो बाकी PPSC के एग्जाम MCQs बेस पे होगा वो MCQ बेस पे। ठीक है सर इसमें कुछ भी कोई सिलेबस रिक्वायर्ड होगा या जैसे कि जो है रिसोर्सेज और बुक्स जी बिल्कुल अवेलेबल है, रिक्वायर्ड है इसके लिए। वेबसाइट पे होंगे या वैसे? बुक्स हार्ड फॉर्म में, क्योंकि मैंने तो पर्सनली सॉफ्ट फॉर्म पे बिलीव नहीं किया हुआ। हार्ड फॉर्म में जो आपके पास चीजें होती हैं ना, वो उसे तो बंदा पढ़ भी ज्यादा सकता है, और उससे आइज का भी जो है वो फोकस रहता है। तो मोबाइल पे अगर आप पढ़ेंगे या लैपटॉप पे, तो वो तो कहीं से कहीं निकल जाता है बंदा। तो थोड़ा हार्ड फॉर्म पे फोकस कर। ठीक है सर ये पूछा गया कि डेली हम कितने आवर्स दें अपनी तैयारी के लिए, रफ साइड या स्टूडेंट? अगर तो आप कमिटेड है ना, सिंसियर हैं, तो जो आपकी डेली मसरूफियात हैं उससे जो टाइम बच जाता है वो सारा इसको दे, ये ही करना चाहिए। मतलब आपके जो काम काज है उससे फारग होके बाकी टाइम सारा इसको दे, जब तक आपका मकसद अचीव नहीं होता। लेकिन जो आइडियल टाइम है जॉब होल्डर के लिए, क्योंकि उनका वो इस तरह का होता है, मैं भी जॉब में था, इवन कि लाहौर में जब जॉब की थी तो इट वॉज वेरी टफ फॉर मी। तो साथ साथ तैयारी की है, डिग्री भी साथ की है, साथ तैयारी भी की है। तो आइडियल जो टाइम है जॉब होल्डर के लिए वो 5 to 6 आवर में देने से, मतलब जब वो आप जॉब से आ जाए, रिलैक्स करें, घंटा तो सोएं, और रात को 12-1 बजे तक पढ़े, 5-6 घंटे आपको देने चाहिए पढ़े। ठीक है ऑनलाइन क्लास लेंगे वो बुक्स कैसे लेंगे? ऑनलाइन क्लास वाले जो हमारे स्टूडेंट होंगे बिल्कुल हम ऑनलाइन रेफर करें। इसके लिए तो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में मटेरियल है, तो वही वेल शेयर्ड है। और बाकी जो हार्ड बुक हैं, जिस तरह उर्दू के लिए रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो हम आपको रिकमेंड करेंगे, और आप किसी भी नियर बाई से ले सकते हैं। अगर ना मिले तो देन हम आपको इधर से भिजवा सकते हैं किताबें, इंग्लिश ऐसे की भी, उर्दू ऐसे की भी, और जो वन पेपर की है वो इधर से भी आपको आपके जो एड्रेस है उसको भिजवाई जा सकती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास हर सब्जेक्ट जो भी लेक्चर होता है उससे पहले उसके हैंडआउट्स होते हैं, ठीक है, 1 लाइन की फॉर्म में, वो हर टीचर प्रोवाइड करता है। और साथ जो है वो जो लेक्चर होगा उसका मटेरियल बाद में जितना है वो शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। मटेरियल ऑब्वियसली अथॉन्टिक है, हमने डिफरेंट सोर्सेज से वो इकट्ठा करके तो आप तक पहुंचाना होता है, ठीक है हो गया बेटे। और इसमें चाहे वो हमारा इंग्लिश का काम हो, ऐसे का,
हमारा जीके करंट अफेयर पाक अफेयर का जो है वो साथ साथ आपको इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। एमसीक्यूज बेस्ड, चूँकि एमसीक्यूज अब इम्पॉर्टेंट है हमारे एमपीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप लोग एस्पायरेंट्स हैं, आपने एमपीटी में भी होना है अपीयर, और इसके अलावा हमारा जो जीके है पीएमएस का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि वो जो मटेरियल हम खुद शेयर करते हैं आपके साथ ऑनलाइन ही सारा सॉफ्ट में, दैट इज एम्पल मटेरियल। इसके साथ एक बुक किसी भी सब्जेक्ट की जो है वो स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए जो हम रिकमेंड करते हैं वो एक चीज़ होगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फिर अगेन एक ही एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा आपने मटेरियल के पीछे नहीं जाना, ठीक है। जो एक हद तक एक मटेरियल आपके पास होगा और अंडर द सुपरविजन ऑफ अ पर्टिकुलर टीचर जो सब्जेक्ट के आपके पास होंगे, उसको अच्छी डायरेक्शन में रखें। याद रखिए आपका सीएसएस में जो एक एक्सप्रेशन है ना वो मैटर करेगा, ठीक है, कि आपने एक्सप्रेस किस तरह किया हुआ जो पर्टिकुलर चीज है। ऐसे ऐसे हमने केसेस भी देखे हैं कि एक बच्चे ने 25 पेजेस लिखे हैं ऐसे में, वो 10 नंबर उसको मिल रहे हैं, और एक बच्चा 12 पेज लिख कर आया है और उसको वो पास है, 45 मार्क्स उसके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आप क्वालिटी दें, ठीक है, आप चेकर को क्वालिटी दें, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करें, ठीक है। जो स्टोरी टेलिंग होती है वो दैट इज समथिंग एल्स। तो यही सारी चीजें हैं जो हम अपने सेशंस में जिन पर फोकस करते हैं और जिनको लेकर चलते हैं। What about those candidates who can't take classes online in the given time as they have a busy schedule? How they can get join you? मैंने अभी बताया कि हमारे पास एक तो ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हो, एक फिजिकल क्लास जो फिजिकल बच्चे आते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई लेक्चर मिस हो गया है या आप डेली बेसिस पे नहीं ले रहे हो, तो जैसे ही आप हमारी यहाँ पे क्लासेस ऑफ होंगी 8 बजे 9 बजे, उसके बाद उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। हमने जो है वो स्टूडेंट के ग्रुप्स बनाए होते हैं, उस ग्रुप में वो शेयर कर दी जाती है रिकॉर्डिंग, ताकि किसी का कोई पॉइंट मिस हो गया है, कोई लेक्चर नहीं ले सका, किसी की इंटरप्शन थी, उन तक वो चीजें पहुंच जाए। इसमें जिस तरह एक सिलसिला हमने पीछे स्टार्ट किया हुआ है इंडिविजुअल कोचिंग वीकेंड पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जॉब वाले जो फ्री होते हैं तो वीकेंड पे दे कैन विजिट अस फिजिकल, तो उसमें जो उनकी चीजें रह भी जाती हैं उसको भी हम एक पर्टिकुलर वे में डिस्कस कर लेते हैं, बेटर गाइडलाइन फॉर द नेक्स्ट वीक। यस, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही की बात मैं ऐड करूंगी कि हम जो है वो अपना वीकेंड सेशन भी अब स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा मॉर्निंग सेशन भी, ठीक है। एक तो हो गया ना कि हमारे पास जॉबियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि रात में अवेलेबल है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी सिर्फ तैयारी के लिए फ्री हैं, तो उनके लिए हमारा जो है वो मॉर्निंग सेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। आप मॉर्निंग के लिए भी हमसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि ऑनलाइन बेस्ट है या फिजिकल? इसमें क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कोविड के दौरान, तो जो ऑनलाइन ऐसे भी लिखा था हमने, आया भी था, तो ऑनलाइन जो होती हैं वो सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकती, उसका अल्टरनेट फिजिकल का अल्टरनेट नहीं हो सकती, लेकिन एक बेस्ट सोर्स है। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, आप फोकस्ड हैं, आप अपने साथ डेडिकेटेड हैं, तो फिर ऑनलाइन इज गुड। अगर आप समझते हैं कि मैं फोकस नहीं रख पाता, मेरी डिटर्मिनेशन होती है, मुझे भाई बहन या वो तंग करने लग जाते हैं, अगर आपका वो इन्वायरमेंट नहीं है तो फिर फिजिकल आर द बेस्ट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं कमरा सेट किया हुआ है, मेरे पास इन्वायरमेंट भी है और मैं इधर उधर भी नहीं हटता, फेसबुक व्हाट्सअप यूज नहीं करता वाइल टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि डिटर्मिनेशन लेवल आपका उस लेवल तक हो ना, फिर ऑनलाइन इज अ वेरी बेस्ट। क्योंकि रिमोट एरिया में तो आप बंदे के लिए फिजिकल होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिजिकल का मुतबादल नहीं है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट इफ यू आर कमिटेड विद योर गोल। यस, और उसकी प्रोविजन भी बहुत मैटर करती है। जब आपको एक स्मूथ जो है वो एक कनेक्शन मिल रहा है और स्मूथ मटेरियल मिल रहा है विदाउट इंटरप्शन, तो आपको उसी तरह ही फील होता है कि यू आर टेकिंग। बाकी जैसे सर ने कहा, ऑब्वियसली हम जिस लेवल पे हैं, हम मेच्योर बच्चे हैं, आप लोग भी एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि काम हमने करना है, ठीक है। कोई हमें हाँ फिजिकल में डिस्कशन होती है, लेकिन बेटा हमारा जो अब क्लास के अंदर ये फोकस होता है कि हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी उसी तरह मुखातिब करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी उसी तरह इंगेज करें अपनी क्लास में जिस तरह फिजिकल है, ठीक है। तो हम उनसे बार बार पूछते हैं कि इज दैट क्लियर टू यू, या हम उनको कहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना। तो एक बेस्ट प्रोविजन अपनी तरफ से तो होती है, ठीक हो गया। अच्छा, जनरल वाले भी मिनिस्टीरियल कोटा में इंक्लूड होंगे? जनरल आम, हाँ मेरिट वो सेपरेट चीज है, मतलब उसको टेक इट सेपरेट थे। जो पीएमएस आपका जनरल एग्जाम आ रहा है, जिस तरह अभी 3rd जून से प्लान किया हुआ है कोई, तो ये एक अदर चीज है, इसकी 3 टाइम्स आपकी अलग है
और ये जो आपका है मिनिस्ट्रियल वाला ये सेपरेट थी? जी 5 जून से हमारा स्टार्ट हो रहा है अगला सेशन जो CSS 2024 का है, ठीक है। और इसमें ये है कि उसकी वो अलग सीट्स हैं जैसे अभी सर ने बताया, और मिनिस्टीरियल को स्पेसिफाई कर दिया ना उन्होंने, जो PMS का है, ठीक है ना, तो वो उनके लिए है। फिर हमारे पास है जी 2022 के एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 3 जून। आप हाउ टू राइट ऐसे एंड हाउ टू राइट आउटलाइन, इसमें थोड़ा सा बता दें। तो ऐसे और आउटलाइन के बारे में आपको बस ये बताएं कि जिस तरह मैंने पॉइंट बताया और सर ने भी बताया कि आपका जो कॉन्सेप्ट है और आपका जो रिक्वायरमेंट ऑफ टॉपिक है वो होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, उसी तरह ऐसे का भी एक सीक्वेंस है। ऐसे डज नॉट मीन कि हमारे सामने एक टॉपिक आ गया तो बस जहन में जो आ रहा है लिखते ही जाओ, ठीक है। ऐसे का एक सीक्वेंस होता है कि हमने किसी भी चीज़ को पहले इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर उसका एक बैकग्राउंड देना है, ठीक है, कि ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का बैकग्राउंड है। फिर उसके पर्टिकुलर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो बता के, उसमें उसके अंदर कोई हर्डल्स हैं, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो बता के, और नेगेटिव के हमेशा सॉल्यूशंस बताने हैं, ठीक है। वो बता के हमने बड़ा ही अच्छा एनालाइज करके तो उसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक जनरल हमारे पास जो है ना एक ये वे होता है ऐसे को एज वेल एज आउटलाइन को लिखने का, ठीक है। और इसी चीज़ को हम आपने भी फॉलो करना है। अगर इस पे मैं थोड़ा ऐड करूँ Please, sir. अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होती है दैट्स इम्पोर्टेंट। और मोस्टली स्टूडेंट देखते हैं कि एक वर्ड उन्हें मिल गया अपने मुताबिक तो उसको ही लेकर आगे चलते हैं। आपने जो ऐसे सिलेक्ट करना है दैट शुड बी आपकी किस पे प्रैक्टिस हो, जिस पे आपका मटीरियल आपने कुछ काम किया हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट है। देन आप लास्ट वाले पेज पे चले जाओ कि रफ सा स्केच बना लें अपनी आउटलाइन का, अच्छी सी आउटलाइन बनाएं, इंट्रोडक्शन बेहतर लिखिए, और जो चीज़ें उसने पूछी हुई हैं उन्हीं तक फोकस करें। हम अक्सर डिटेल देना शुरू कर देते हैं, तो डिटेल में ना जाएं, इसको फैक्ट्स फिगर से और एग्जाम्पलीफाई करें अपनी चीज़ों को इसमें, और देन कंक्लूजन को ज़रा ऑप्टिमिस्टिक वे में एंड करें। और लास्टली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था अच्छे नंबर लेने का, आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट सेव करें रिवीजन के लिए, क्योंकि जो गलतियां ST एग्जामिनर ने निकाल ली हैं वो आप अपनी खुद निकाल लें, तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रह जाता है। क्योंकि वो हमारी मोस्टली छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो जब आप एक दफा रिवीजन कर लेते हैं खुद आपके पास इतना टाइम बच जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट आल्सो इम्पॉर्टेंट। और अगर आप उसको रिवाइज कर लें तो जो गलतियां पहले आपने एग्जामिनर रेड करने हैं वो आप खुद से सेट कर लेंगे। तो ये रिवीजन वाला जरा टाइम आपको सेव करना चाहिए। यस, टाइम कैलकुलेशन आपकी बहुत अहम है पेपर के अंदर, और उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये अक्सर ये भी देखा गया कि बच्चे पहला क्वेश्चन जो है वो 10-12 नंबर्स पेजेस पे कर दिया और लास्ट वाले के लिए 1 या 2 पेजेस हुए, ठीक है। इस तरह का इनबैलेंस जो है वो आपके पेपर के इंप्रेशन को बहुत खराब करता है। हमें नहीं पता चेकर ने क्या करना है, हो सकता है वो पहले ये देखे कि इसने किस तरह अटैम्प्ट किया है, वहीं से अगर वो इमाय हो जाए वो देखेगा ही नहीं जो हमने पूरे अटैम्प्ट किए हैं, समझ इस चीज़ को। तो हमने अपना जो मार्क्स हैं, अपना टाइम जो है इसको बहुत कैलकुलेटेड रखना है। सर 75 मार्क्स जो लोग लेंगे उनमें से भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उसमें से जारी बात अकॉर्डिंग टू सीट्स 18 सीट्स हैं, तो आगे कंपटीशन मतलब दे विल क्वालिफाई फॉर दैट और फाइनल लिस्ट में हो जाएंगे। लेकिन ऊपर तो सीट्स 18 हैं ना, तो 18 जिस तरह लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था तो वहाँ 1 सीट थी, तो मेरिट था 26, तो दोस्त का, तो उसमें 26 वाले को तो आप देखते हैं एलिजिबल करेगा, वो क्वालिफाई करेंगे, मार्किंग में नंबर मिलेंगे, लेकिन 18 तक जो स्टूडेंट होंगे उनको वो फाइनल रिकमेंडेशन के लिए भेज देंगे। 18 सीट्स हैं, तो आप हो सकता है कि इसमें 40 पास कर दें, लेकिन जो पहले आ रहे होंगे 18 उनको वो फाइनल रिकमेंड कर देगा। मोस्टली हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स में यही होता है, CSS में भी ऐसा ही होता है। जितनी वैकेंसीज हैं पास ज्यादा होंगे, इंटरव्यू भी क्लियर, रिटर्न भी क्लियर, फिर बाद में मेरिट बनेगा जितनी सीट्स है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर कोई 230 सीट्स हैं तो पहले 230 लोग जो वो रखेंगे, बाकी 231 से 250 तक जो लोग हैं वो भी क्लियर, लेकिन उनकी एलोकेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितनी वैकेंसीज थी वो सारी फिट होगी, ठीक है। इस तरह से होगा। क्या डिसेबल कोटा भी है? नेशनल कोटा में, डिसेबल कोटा में, मिनिस्ट्रियल में नहीं है, हाँ, लेकिन आमतौर पे हमारे कंपेटिटिव एग्जाम जनरल में है। हाँ जी, जनरल में होता है, ठीक है जी, ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आप लोग भी बताएं, फिजिकल स्टूडेंट्स। आई अप्रिशिएट योर कमिंग हियर। आप लोग जो है वो इतने इस वेदर कंडीशन में भी आए हैं, ठीक है, और जिन लोगों ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है उनके लिए भी। तो सर आप एट द एंड स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैं प्रैक्टिकली काफ़ी अर्सा इस मैदान में रहा हूँ, तो इसमें वो कहते हैं ना एकदम गाफिल अगर आप हो गए हैं तो काफ़ी पीछे चलेंगे। एक तो तैयारी में आपने थोड़ा सा सुस्त नहीं पड़ना, हालात आते हैं इस तरह,
अपने आप को मोटिवेट रखना है और कमिटेड रहना है, और आपका जो स्टेप है वो आगे की तरफ ही। अक्सर कुछ इस तरह के हमारे मसाइल आ जाते हैं कि हम थोड़ा सा वो बैक पे चले जाते हैं, तो बैक वाला गेयर आपका तैयारी में नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप ये सोचें कि आपका जो कम्पिटिटर है जिसने आपके साथ बैठना है वो इस वक्त पढ़ रहा होगा जब आप अपने टाइम को फजूलियात में कर रहे होंगे। फिर इसमें हेल्थ का ख्याल रखें। अक्सर स्टूडेंट जो हॉस्टलाइज हैं, मैंने देखा है वो डाइट का इशू होता है, उन्हें इन्वायरमेंट का इशू होता है, तो हेल्थ उनकी डिस्टर्ब रहती है, स्टमक इशू हो जाते हैं, तो हेल्थ का ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अपनी कामयाबी की, अपने वालिदैन को भी कहें कि अपने लिए दुआ करें, और एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ बेशक थोड़ा काम करें, लेकिन डेली बेस पर आपको वो काम होना चाहिए। बाकी यही चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको किसी किस्म की कोई गाइडलाइन या कोई सजेशन चाहिए होगी तो आप टॉपर के व्हाट्सएप नंबर पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया कि जो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे क्या वो वीकेंड में फिजिकल आकर डिस्कस कर सकते हैं? यू आर ऑलवेज वेलकम। आप किसी भी दिन जो है मॉर्निंग में भी आके, बिकॉज वी आर इन स्टाफ और हम यहाँ पर ही होते हैं, मॉर्निंग में भी आके वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर 10-11 o'clock आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। कोई वो उसमें शर्त नहीं है कि इफ़ यू आर फिजिकल नॉट फिजिकल आप ऑनलाइन हो तो आपने ऑनलाइन नहीं करना है, नहीं, आप किसी भी दिन आके यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। आप कुछ नहीं, आपने कुछ चेक करवाना है, उसके लिए आप फिजिकल आना चाह रहे हो, आप आओ। आपने कुछ एनालिसिस करवाना है, वैल्यूएट करवाना है, आप जरूर करो, ठीक है। तो वो इक्वल होता है हमारे लिए। ऑनलाइन और फिजिकल की ऑप्शन आपकी अपनी आसानी के लिए है, ठीक है जी। व्हाट इज़ द फी फॉर ऑनलाइन क्लास? बेटा हमारे पास जो सेशंस हैं इस टाइम CSS के, दैट इज वी आर प्रोवाइडिंग 6 मंथ सेशन, ठीक है। और इसमें हमारा जो है 1 साल वाला भी है फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास अभी टाइम है, जिन्होंने 2025 में अपीयर होना है, और जो 2024 वाले हैं उनके लिए इस टाइम जो एक आइडियल एक सेशन है और एक टाइम है वो 6 माह का है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों हैं। आपके साथ या हमारे इस एड में, हमारे पेज पे हमारा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो मैंशन है। काइंडली थोड़ा सा आपने तकलीफ ये करनी है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कॉल करके उनकी जो पूरा हमारा फीस स्ट्रक्चर है ना, आपने उनसे वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, ठीक हो गया। तो इसमें ये है। एनी अदर क्वेश्चन जी बेटा? फिजिकल स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो, किसी की कोई एम्बिग्विटी हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी प्लीज, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो यू मे आस्क, ठीक है जी। फी क्राइटेरिया फॉर मिनिस्टीरियल कोटा जी सर, उस सेशन के लिए जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें भी क्योंकि ये एडमिन के मामला होते हैं, ही एंड शी लोग बेटर, तो 2 मंथ का ये सेशन है, तो वेरी रीजनेबल सी, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे पता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की आजकल कैलकुलेशन होती है। तो सर सलीम से डिस्कशन के बाद हमने एक वेरी रीजनेबल सीट इसकी रिकमेंड किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको इसकी बेटर गाइड कर जी देगी। बेटा, आप हम सर ने जैसा बताया कि 2 माह का सेशन है, मैंने आपको CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि उसका हम 6 माह का और 1 साल का दे रहे हैं, ठीक है। आपने जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप सबको बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगा। जो जो आपका फी के बारे में कंसर्न है, आपने बस ये करना है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन में कॉल करके तो उनसे पूछ लेना, ठीक है। और हम जो है वो स्टूडेंट्स को टोटली एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर देते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन? बेटा आप जिस पेज से हमारे साथ जो है वो राब्ते में हो, ठीक है, आप जहाँ पर आए हो वहाँ पर उस पेज पे नीचे जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ से आपको, हाँ वहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन बट फॉर ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ ना शेयर भी कर देती हूँ, ठीक है। सर एक ये मसला होता है कि अगर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है कोई टॉपिक पढ़ रहा है तो साथ साथ लिखना चाहिए, या वो नहीं सोचे कि अभी मैं पहले तैयार करूँगा एक क्लास करूँ फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करूँ? नोट्स मेकिंग जो है ना, मैंने जो अपना खुद देखा है, जिन स्टूडेंट्स के रिटर्न वर्क उनकी किताबों से ज्यादा होता है वो कामयाब होंगे। यानी कि जिन्होंने नोट्स बनाए होते हैं, अल्लाह की अल्लामा बिल कलम, ये कलम का बड़ा हाथ होता है आपकी मेमोराइज चीजें करने में। तो नोट्स मेकिंग के रिकॉर्ड, जब आप पहली दफा तैयारी करें तो अपने नोट्स बनाएं, वो लॉन्ग नोट्स बनेंगे। मैंने जो अपना पर्सनली देखा है, लॉन्ग नोट्स जब पहली दफा पढ़ रहे थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लॉन्ग नोट्स बनाए, फिर मिड में शॉर्ट नोट्स, और एंड जो फाइनल हमारा एक नाइट होते है उसके लिए 1 पेज भी बनाए। तो नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेशन पर, साथ साथ बिल्कुल जी ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दैट्स ऑल। okay, so all the students who have joined us physically as well as online, I thank you all। आप लोगों ने अपना जो है वो अपनी
एक रूटीन से एक टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। बेटा हमने आपको अपनी जो एक मैक्सिमम इस पूरे सेमिनार का एक जो हमारा मकसद था वो किसी हद तक आप तक पहुंचाया है। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल हेयर, सरदार साहब अवेलेबल हेयर। आपको जो है वो हम टोटली गाइड करेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि हम सब्जेक्ट की सिलेक्शन CSS वगैरह में बड़ा कंसर्न होता है ना बच्चों का। आप यहाँ पर आके हमसे जो है वो डिस्कस कर सकते हो। आप लोगों की जो है वो आसानी के लिए मैंने आप लोगों के साथ नंबर भी शेयर कर दिया है, ठीक है। आप लोग जो फीस स्ट्रक्चर है वहाँ से पूछ सकते हो। आप लोगों के लिए आपके काइंड कमेंट्स का बहुत शुक्रिया जो हमें यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, आपने हमें ज्वाइन किया, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह फिर हमारी जो है इसी तरह मुलाकात भी होती रहेगी और इसी तरह हम जो है वो रास्ते में रहेंगे, ठीक है। थैंक्स ऑल, थैंक यू सर। ठीक है। आप वेट कीजिए। ओके जी, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप